नमस्कार। हमने पिछले टर्न पर पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या अर्थ है और किसी बिंदु r थीटा पर इस विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होगा उसके मान की गणना की थी। और परीक्षा में इस मान की जो गणना पूछी गई है वो इन टर्म ऑफ ग्रेडियंट पूछी गई है, जिसको मैंने बताया था कि पोटेंशियल का जो मान इन टर्म ऑफ ग्रेडियंट आएगा वह माइनस के विद इन ब्रैकेट वेक्टर पी डॉट ऑफ ग्रेडियंट 1/r होता है। और ये आइडेंटिटी एक ग्रेडियंट 1/r इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर r/r³ है। इसके मान अक्ष और निरक्ष पर निकाले गए थे। तदुपरांत हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान ज्ञात किया था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को ज्ञात करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया था। ER और E θ निकाल के रिजल्टेंट मान निकाला था और मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पद्धति भी बताई थी और वहाँ पर मैंने उल्लेख किया था। विशेष बात यह है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम इस अध्ययन को आज आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने पर कितना वर्क डन किया जाएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, इन सब कार्यों को आज सीखने वाले हैं। आप देखिएगा इस डायग्राम को आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लंबाई d है, स्मॉल d है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E से मैंने दिखाया हुआ है। बिंदु A पर -q आवेश स्थित है, बिंदु B पर +q आवेश स्थित है और विद्युत द्विध्रुव की जो एक्सिस है, विद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कोई कोण थीटा बना रही है। इसको मैंने डायग्राम में दिखाया है। अब आप देखिए कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है तब बिंदु B पर जो आवेश +q है उसके कारण जो बल लगेगा वो +qE लगेगा और +qE जो बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन को हमने चित्र में दिखा रखा है। किस प्रकार से नोट करें, राइट तरफ है। जबकि बिंदु A पर स्थित -q आवेश पर जो बल लगेगा वो -qE लगेगा और -qE जो बल लग रहा है उसकी दिशा को भी मैंने डायग्राम में इस प्रकार से दिखाया हुआ है। आप क्या देख रहे हैं, बिंदु A और B पर मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स है, मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स है, परंतु जो दोनों फोर्स लग रहे हैं A और B पर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसका अर्थ हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाएगा तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, तो उस पर रिजल्टेंट जो फोर्स का मान हो गया वो है 0 हो गया, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल्स हैं और डायरेक्शंस अपोजिट हैं। इसका अर्थ हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाए तो उस पर फोर्स का मान, नेट फोर्स का मान 0 होगा और चूंकि उस पर फोर्स का मान जब 0 है तो फोर्स का मान 0 होने पर उसमें कोई भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब पुनः इस डायग्राम को समझिए। फोर्स का मान 0 है परंतु जो फोर्स लग रहे हैं वो A और B बिंदु पर वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं
एक बिंदु ए पर जो फोर्स लग रहा है वो बाईं तरफ एक्ट करता है, बी बिंदु पर जो फोर्स लग रहा है वो दाईं तरफ एक्ट करता है, दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो इस सब का परिणाम क्या निकलता है? इस सब का परिणाम ये है कि ये विपरीत दिशा में और समान परिमाण के जो बल कार्य कर रहे हैं ये एक बलयुग्म की रचना करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा और यह जो टॉर्क है, यह टॉर्क ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल को कोशिश करेगा घुमाने की कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाए। तो हम क्या कर सकते हैं? टॉर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं। टॉर्क की कैलकुलेशन करने के लिए जो नियम होता है वो है, हमने 12th क्लास में सीखा हुआ है कि भाई बल का परिमाण कितना होगा और बलों के कार्यकारी जो रेखा है उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है। आप देख रहे हैं दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है उसको मैंने डायग्राम में बी सी से दिखाया है, और ये चूंकि एंगल थीटा है इसलिए बी सी जो दूरी है वो डी साइन थीटा हो गई है। देयरफॉर नेट टॉर्क which is acting on this electric dipole in a uniform electric field is torque is equals to force is equals to QE, and the distance between the acting forces is d sin theta, therefore QE is multiplied by d sin theta, and QD is equals to P, that is dipole moment, which is a vector quantity, so it become PE sin theta. So torque which is acting on electric dipole in uniform electric field can be written in the cross vector form as vector P cross E. इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है उस पर जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का जो मान हो गया, उस टॉर्क का मान हो गया P क्रॉस E। ये जो P क्रॉस E जो टॉर्क हुआ है, यह बलागुण क्या करेगा? विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के सापेक्ष प्रदर्शित स्थिति में दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा, और इसकी जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से ली जा सकती है। अधिकतम जो बलागुण होगा, चूंकि साइन थीटा है इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री पर अधिकतम होगा, और इसका जो अधिकतम मान है वह PE होगा। यदि हम न्यूनतम मान निकालना चाहें तो वो थीटा बराबर 0 पर होगा, और थीटा बराबर 0 पर जो मिनिमम टॉर्क लगेगा उसका मान 0 होगा। तो हमने यह बात समझ ली है कि कितना इसमें फोर्स लगेगा और कितना इसमें टॉर्क लगेगा। फोर्स का मान हमने देख लिया है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, जबकि जो टॉर्क है उस टॉर्क का मान वेक्टर P क्रॉस E है। अब हम काम कुछ और आगे करते हैं। काम करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, मान लीजिएगा हम उसको रोटेट करना चाहते हैं, हम उसको घुमाना चाहते हैं। मान लीजिएगा हम इस AB इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 से θ2 तक रोटेट करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो हमें कुछ वर्क डन होगा, और जो वर्क डन होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्क डन का मान कितना हो गया? इंटीग्रल θ1 टू θ2 टॉर्क डी थीटा। कितना मान हो गया? W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल θ1 टू θ2 टॉर्क डी थीटा। टॉर्क का मान रख दें तो टॉर्क का जो मान रखेंगे वो PE साइन थीटा हो गया, और इंटीग्रल साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। तो अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं इसका मान निकल के आता है PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो इस सूत्र में हम θ1 और θ2 के मान रख करके जो कुल किया गया कार्य है उसके मान को निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा एक एक्सरसाइज करें कि थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90 डिग्री यदि हम रोटेट करें, इसका मतलब हो गया θ1 0 हो गया, θ2 90 डिग्री हो गया, और उस केस में जो किया गया कार्य है वो है, आप देख रहे हैं, वो PE हो गया। हम दूसरे एक केस में स्टडी कर रहे हैं कि मान लीजिए थीटा को 0 डिग्री से पाई डिग्री तक ले जाएं। तो यदि हम थीटा को 0 से पाई डिग्री तक ले जाते हैं तो θ1 0 हो गया, θ2 पाई डिग्री हो गया,
और इस केस में जो कुल किया गया कार्य है वो कितना हो गया 2pe। इसका अर्थ क्या हुआ, 0 से 90 डिग्री रोटेट करने में जो कार्य है और थीटा बराबर 0 से 180 डिग्री रोटेट करने में जो किया गया कार्य है वह किया गया कार्य पहले के सापेक्ष दुगना होता है। इस तरह के एक्सरसाइज मिल सकते हैं। हालांकि सामान्य रूप से परीक्षा में मेरा ये अनुभव है कि ये सीधा सीधा नहीं पूछते हैं, बल्कि वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल पर न्यूमेरिकल हमको आते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कुछ थ्योरी के साथ में 100% न्यूमेरिकल कुछ अटैच होता है। मैं कल इसका आपको कुछ अभ्यास कराने भी वाला हूँ। अब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्षेत्र में पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो आप देखिए, हम जानते हैं अभी हमने निकाला था कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वह 0 है। इसका मतलब हुआ कि समरूपी विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल तो कार्य नहीं करता है, परंतु एक उस पर टॉर्क कार्य कर रहा है, और यह जो टॉर्क कार्य कर रहा है यह उसको समांतर लाने का प्रयास करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा उस क्षेत्र के सापेक्ष उसका जो ओरिएंटेशन है उससे संबद्ध की जा सकती है। तो जब द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर होगा तो निश्चित रूप से उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा, क्योंकि उस केस में टॉर्क का मान 0 होगा तथा यह एक स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। तो यदि हम एक कन्वीनियंस मेथड के लिए मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए लंबवत स्थिति अर्थात 90 डिग्री को निर्देश स्थिति मान लें, और मान लीजिए फिर हम किसी एंगल पर इसको रोटेट करें, तो मान लीजिए 90 डिग्री से किसी अन्य कोण थीटा पर ले जा रहे हैं, तो उस केस में जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वह कितनी होगी 92 थीटा डिग्री पीई साइन थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रल है उसका जो मान होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। इसका अर्थ हुआ कि स्थितिज ऊर्जा का जो मान निकल के आएगा वह मान माइनस पीई हो गया। तो यदि 90 डिग्री से 0 डिग्री पर ला रहे हैं तो इसका जो मान बनेगा वह माइनस पीई हो गया, और यदि हम पाई डिग्री पर ले जा रहे हैं तो इसका मान प्लस पीई हो गया। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई से प्लस ई में परिवर्तित होती रहती है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा का जो परिवर्तन है वह माइनस पीई से प्लस पीई में इतना इसका वेरिएशन होता है। मैंने जैसा आपको अभी कहा, इस तरह के इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो 3-4 चीज़ हमने की हैं, पोटेंशियल मान निकाला, इंटेंसिटी का मान निकाला, फोर्स, टॉर्क, वर्क डन निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, इन सब पर हमको सीधा सीधा पूछने के बजाय कुछ न्यूमेरिकल आएगा। अब आप देखिए, एक आसान सी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैंने क्वेश्चन पेपर से उठाई है। ABCD कोई क्यूब है, वर्ग है, स्क्वायर है, और इस पर -2q + q आवेश अल्टरनेटिवली इस प्रकार से अरेंज है। A और C पर -2q + 2q है, इसलिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है चूंकि ये वर्ग में है। B और D पर -q आवेश स्थित है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। तो A और C पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मान हम निकाल सकते हैं, वह मान Q × D से होगा। इसलिए आप देखिए मैंने वो मान लिखा है 2q AC इस वर्ग है, इसलिए ये मान A√2 हो गया। इसी प्रकार से हम वर्ग के जो डायगोनल हैं B और D जिन पर +q और -q आवेश स्थित है उस पर भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना हो रही है। और ध्यान रहे, जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वह डाइपोल मोमेंट की जो दिशा है वह दिशा निगेटिव से प्लस की तरफ होती है, इसलिए मैंने डायग्राम में P1 की दिशा A से C की तरफ दिखाई है
जबकि P2 की जो दिशा है वो D से C की तरफ मार्क की हुई है। P2 में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया वो Q इंटू BD हो गया, तो अर्थात Q इंटू A√2 हो गया। अब हम इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, तो वह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया स्क्वायर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, दोनों का मान रख दिया और यह मान सॉल्व कर दिया है। जो चीज़ आपको नोट करना चाहिए वह है उसकी दिशा, जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसको कि मैंने वेक्टर P कहा है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है मैंने जो चित्र में दिखाई है उस पर गौर करें। तो इस प्रकार से एक बहुत आसान सी प्रॉब्लम जो करीबन 3 साल पहले के क्वेश्चन पेपर में मिली है मुझे, जो मैंने इसको सॉल्व किया है। तो कल हम जैसा मैंने कहा कि हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल पर कुछ न्यूमेरिकल का हम अभ्यास कराएंगे। इसको मैं उम्मीद करता हूँ कल के अभ्यास के लिए आप जो सिद्धांत अब तक बताया गया है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।